में हम ज्योग्राफी क्लास 12 भूगोल कक्षा 12वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र उसे देखेंगे। ये बुक जो है 2 बुक हैं आपकी, उसमें से ये भाग 1 है, हम उसे ही करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर का भाग 1 नहीं है, ये बुक का भाग 1 है। आपकी 2 बुक हैं 1 और 2, इसमें इंडिया से रिलेटेड दिया गया है और जो फर्स्ट बुक है जिसे हम पढ़ रहे हैं इसमें वर्ल्ड से रिलेटेड दिया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्लास 12 के, और जिस भी स्कूल में NCERT की बुक फॉलो की जाती है, बुक लगती है, वो सभी स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और मैं 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं इन्हीं क्वेश्चंस के आएंगे, क्योंकि हमने इसमें 100% आपका चैप्टर कवर अप कर लिया है। लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी को इसी में ले लिया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आता है वो है मानव भूगोल। ये प्रीवियस ईयर में हालांकि उतनी बार नहीं आया। संभववाद, नव निश्चयवाद, उन सब पर भी हम डिस्कस करेंगे, वो बल्कि आ चुके हैं। तो यह भूगोल की एक शाखा है जिसमें मनुष्य तथा वातावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का क्षेत्र आधार पर अध्ययन करते हैं। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मानव भूगोल है क्या। ये मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। नाउ नेक्स्ट, मानव भूगोल की उप क्षेत्र। तो इसमें 12 है लगभग कुल उप क्षेत्र, जिसमें से व्यवहारिक, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा, निर्वाचन, सैन्य, संसाधन, कृषि, विपणन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, विपणन। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। व्यवहारिक, सांस्कृतिक, लिंग, ऐतिहासिक, चिकित्सा, निर्वाचन, सैन्य, संसाधन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, विपणन। तो ये थे आपके विषय क्षेत्र, उप क्षेत्र जो हैं मानव भूगोल के। तो आप इन्हें लिख लीजिए, उन्हीं को मैंने समझाया हूँ। जैसे कि संस्कृति के अंदर आ जाते व्यवहारिक, सांस्कृतिक, समाज के अंदर लिंग, ऐतिहासिक। तो इस प्रकार है, उन्हीं के अंदर के पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं। निर्वाचन, सैन्य, संसाधन, ये सब इसमें आ जाता है राजनीतिक भूगोल में। चलिए अब हम देखते हैं उपागमन। उपागमन यानी अप्रोच, APPROACH। अप्रोच से आप क्या समझ रहे हैं, इसकी क्या अप्रोचेस हैं, मानव भूगोल की प्रमुख क्या अप्रोचेस हैं। तो वो है अन्वेषण, विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण। ये एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसका आंसर था स्थानिक संगठन। यदि आप एक्सरसाइज की MCQ करे होंगे तो स्थानिक संगठन, उसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा उपागमन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, केवल उसमें एक ही पॉइंट कवर किए गए हैं, हमने इसको अच्छे से समझा दिया है। आप इसको कर लीजिए ज़रूर से, क्योंकि एक्सरसाइज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। प्रौद्योगिकी के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो इसमें यहाँ पे मैंने समझा दिया हूँ, इसको मैंने पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर दिया हूँ। बुक में तो बड़े बड़े पैरे दिए हैं, उससे ढूंढना। प्रकृति पर मानव के प्रयासों की छाप स्पष्ट होती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है तो आप एक बात समझ लीजिए, प्रकृति पर मानव की छाप। तो आप इसको समझ लीजिए कि प्रकृति मानव को दबा रही है। तो क्या हो रहा है, मानव का प्रकृतिकरण, मानव का प्रकृतिकरण यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो इसमें आपको
एग्जाम्पल भी यहाँ दे दिए गए हैं, इनको ज़रूर लर्न कर लें। डायरेक्टली मैंने यही बुक से लिए, तो कैसे इसको उदाहरण सहित स्पष्ट करना, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसके लिए ज़रूर प्रिपेयर रहें। तो ये है क्या, पहले मानव का प्रकृतिकरण, हम इसी को ही समझ लेते हैं। आरंभिक अवस्था में मनुष्य पर पर्यावरण की बंशितें महत्वपूर्ण थी। मानव पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित था। इसके अलावा मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव प्रकृति का दास था। मानव की सामाजिक अवस्था भी आदम थी, यानी मानव का प्रकृतिकरण हो रहा था। इसको क्या कहेंगे, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब इसके अलावा मानव का प्रकृतिकरण बोलें तो मानव की शक्तियों को घटाना है, तो हमें ये बोलना होगा कि मानव को एक निष्क्रिय एजेंट माना जाता है। मानव गतिविधियां प्रकृति द्वारा नियंत्रित होती हैं। उपलब्ध तकनीकी की मदद से पर्यावरण में मानव समायोजन। आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये उदाहरण सहित स्पष्ट करने को आता है। तारंगिक पहाड़ियों में चरगाहों का उपयोग, महासागरों का समुद्री मार्ग के रूप में, तटों पर समुद्री पतन, उच्च भूमि पर स्वास्थ्य थ्रू विमान स्थल, अंतरिक्ष में उपग्रह पर पर्यवेक्षण, इसके अलावा कृषि, नगर, पुलों का निर्माण आदि। तो ये क्या कर रहा है, मानव प्रकृति का छाप छोड़ रहा है। इसके बाद निश्चयवाद की अवधारणा की 3 विशेषताएं बतानी है, तो कि बहुत सरल है। ये पहला पॉइंट हम काफ़ी सरलता से यही मान लें कि जो निश्चयवाद की अवधारणा की हम 3 विशेषताएं, तो निश्चयवाद की अवधारणा है कि यह मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। देखिए, निश्चयवाद भी 2 प्रकार के थे, एक था पर्यावरणीय निश्चयवाद और दूसरा था नव निश्चयवाद। तो मैं आपको दोनों टाइप समझा देता हूँ। पर्यावरणीय निश्चयवाद वो होता है जब इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को बदल सकता है, इच्छा अनुसार बदल सकता है, तथा प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। प्रकृति निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर प्रस्थान संभव है। इसके अलावा इस विचारधारा को मानने वाले प्रमुख थे विडाली डी ला ब्लास और लुसियन फेबव्रे। और तो आई होप आपको ये समझ आएगा संभववाद। इसके अलावा अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं जिसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये इस अवधारणा के अनुसार मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाकलाप प्रकृति द्वारा निर्धारित तथा नियंत्रित होते हैं। प्रकृति की सीमाओं के अंदर मनुष्य रहता है, यानी कि सब कुछ मानव का प्रकृति निर्भरता, मानव प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है। ऐसे समाज के लिए प्रकृति भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। अब ये जैसे कि भौतिक पर्यावरण, तो इसे मैंने अब भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। आप उसे लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं ये, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों से बोल रहा हूँ। अब हम पढ़ते हैं संभववाद या संभावनावाद और नियतिवाद। इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण के नियंत्रण में माना जाता है। ये देखिए, नियतिवाद को आप बिल्कुल सरल बात समझ लीजिए। नियतिवाद यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, नियतिवाद। उसके बाद संभववाद। तो संभववाद तो अब भी आपने समझा, आई होप आपको वो समझ भी आया होगा। नव निश्चयवाद की विचारधारा तो आप समझते ही होंगे कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद का मध्य मार्ग प्रस्तुत करती है। इसके अलावा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर समस्याओं को सुलझाने में बल देती है। यह रुको और जाओ नव
निश्चयवाद की विचारधारा पर बल देती। इस विचारधारा को ग्रिफिन टेलर द्वारा प्रस्तुत किए गए। ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि नव निश्चयवाद की विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, तो आपको लिखना होगा ग्रिफिन टेलर। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। केवल 11 ही थे और काफ़ी सरल थे। आप इन्हें ज़रूर कर लें और मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये पक्का यदि आपने इनको कर लिया तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर इन्हीं 10 क्वेश्चंस में कवर हो गया। और हम हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो 10 से 11 लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यदि आपने हिस्ट्री सीरीज़ नहीं देखी है तो हिस्ट्री सीरीज़ ज़रूर जाके देख लें। हिस्ट्री के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जा रहे हैं, पहले किए जा चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। पहले हमने उसी सीरीज़ को कंप्लीट किया, देन हम ज्योग्राफी की सीरीज़ में आए। तो यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। नहीं आए तो आप लिख ज़रूर लें, ताकि आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।